नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपेश माथुर और आइए तेजस 24 की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। और हमारी नजर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे पर। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि आज दौरे का तीसरा दिन है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क में भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे। इस पर सबकी नजर है, दुनिया की नजर है। भारत नॉर्डिक सम्मेलन भारतीय समय अनुसार शाम 4:15 बजे होने जा रहा है। मुलाकातों की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कई देशों के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम आज डेनमार्क से फ्रांस के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी आज डेनमार्क में भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे। भारत नॉर्डिक समिट में डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। भारत नॉर्डिक समिट आज शाम 4:15 बजे होगा। डेनमार्क के बाद पीएम मोदी फ्रांस के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में पेरिस रुकेंगे, जहां वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से रात में 10:30 बजे मुलाकात करेंगे। इस साल भारत और फ्रांस अपने कूटनीतिक रिश्तों के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। यूरोप दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। भारत और डेनमार्क के बीच कई समझौतों पर सहमति बनी। भारत और डेनमार्क की ओर से साझा बयान जारी करके इसकी जानकारी दी गई। दोनों देशों के बीच हरित सामरिक साझेदारी में समीक्षा की गई। पीएम मोदी और मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच कौशल विकास, जलवायु परिवर्तन, नवीनीकरण ऊर्जा, P2P संबंधों समेत कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। यूरोप दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने कोपेनहेगन में किंगडम ऑफ डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय से मुलाकात की। मुलाकात से पहले डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने महारानी के शासनकाल के 50 साल पूरे होने पर उन्हें बधाई दी। इस मौके पर पीएम मोदी और महारानी मार्गरेट ने द्वितीय के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 82 साल की महारानी मार्गरेट द्वितीय 1972 से डेनमार्क की शासिका हैं। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। युद्ध में तत्काल युद्ध विराम होना चाहिए। लगातार भारत इसका पक्षधर रहा है कि बातचीत से ही हल निकलेगा। युद्ध का हल बातचीत और कूटनीतिक तरीकों से निकलेगा। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही बात कही है। डेनमार्क और यूरोपीय संघ ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की कड़ी निंदा की है और भारत भी लगातार ये कहता आया है, इसका पक्षधर रहा है कि युद्ध से किसी को कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, किसी को फायदा नहीं होगा। अगर इसका समाधान हो सकता है तो कूटनीतिक कोशिशों से हो सकता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, यानी कि रूस और यूक्रेन को बात करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बातचीत के जरिए ही यह युद्ध रुक सकता है और मात्र यही एक रास्ता नजर आ रहा है। तो यूरोप के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार इस बात को दोहराया है कि बातचीत के जरिए ही महायुद्ध का रास्ता निकल सकता है। डेनमार्क में भी पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत लगातार युद्ध रोकने की अपील कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संकट का समाधान सिर्फ बातचीत और कूटनीतिक तरीकों से निकल सकता है। वहीं डेनमार्क और यूरोपीय संघ ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा की। डेनमार्क के पीएम ने कहा कि मेरा संदेश बहुत स्पष्ट है, पुतिन ये युद्ध रोकें और हत्याओं को समाप्त करें। बर्लिन के बाद डेनमार्क में भी पीएम मोदी का ड्रम बजाने का खास अंदाज देखने को मिला। पीएम मोदी बर्लिन के बाद कोपेनहेगन पहुंचे, जहां वो भारतीय समुदाय के लोगों के बीच ढोल बजाते हुए नजर आए। कोपेनहेगन में भारतीय और डेनिश समुदाय के लोगों ने जब ड्रम बजाया तो पीएम मोदी भी खुद को रोक नहीं सके और ढोल पर हाथ आजमाने लगे। पीएम मोदी का ढोल बजाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इससे पहले जब पीएम मोदी बर्लिन पहुंचे थे तो वह भी वो भारतीय समुदाय के साथ ढोल बजाते हुए नजर आए थे। डेनमार्क में पीएम ने कहा कि दुनिया को तबाह करने में हमारी कोई भूमिका नहीं, हम नदी को मां मानने वाले लोग हैं। जलवायु पर भारत और डेनमार्क के संकल्प भी साझा हैं। दुनिया को तबाह करने में हिंदुस्तानियों की कोई भूमिका नहीं। हम वो लोग हैं जो नदी को मां मानते हैं। क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हमारी चिंताएं भी और हमारे संकल्प भी साझा है। एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। 16 मई को नेपाल के लुम्बिनी की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगली यात्रा कहां होगी वो जानकारी न्यूज़ 24 आपको दे रहा है। सूत्रों से खबर यह है कि पीएम मोदी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लुम्बिनी की यात्रा कर सकते हैं और इस दौरान पीएम वहां माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही दीप प्रज्वलन समारोह में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगली यात्रा की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जब यूरोप दौरे से वापस आएंगे प्रधानमंत्री, उस दौरान उनके साथ नेपाल के पीएम भी मौजूद रहेंगे। दीप प्रज्वलन समारोह वहां पर बड़ा होने वाला है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। 16 तारीख तय की गई है जाने की दौरे की।
पीएम मोदी ने कोपेनहेगन के बेला स्काई सेंटर में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर साल 5 गैर भारतीयों को हिंदुस्तान देखने भेजिए। आज भारत दुनिया को भुखमरी से बचा रहा है। 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने का काम कर सकते हैं। भारत जब फूड ग्रेन्स के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है तो दुनिया को भूखमरी से बचाने के लिए खुले दिल से ऑफर कर रहा है। डेनमार्क के कोपेनहेगन में पीएम मोदी ने क्वीन मार्गरेट द्वितीय के साथ शाही डिनर किया। इस मौके पर पीएम मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। कोपेनहेगन के क्रिश्चियन सप्तम महल में शाही डिनर का आयोजन किया गया। पीएम मोदी के लिए डाइनिंग टेबल पर शाही भोजन परोसा गया। रात्रि भोज की मेजबानी स्वयं महारानी मार्गरेट द्वितीय ने की। इस मौके पर पीएम मोदी, महारानी मार्गरेट द्वितीय के अलावा डिनर टेबल पर युवराज दंपति और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। सोनिया गांधी की आवाज 10 जनपद पर कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक हुई। इस बैठक में रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, अंबिका सोनी और मुकुल वासनिक मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल आज चिंतन शिविर की तैयारी का जायजा लेने उदयपुर जाएंगे। कांग्रेस ने अपने चिंतन शिविर में कृषि, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सशक्तिकरण, संगठनात्मक, युवा सशक्तिकरण के मुद्दे पर चर्चा के लिए कई कमेटियां बनाई हैं। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जोधपुर के जालौरी गेट इलाके में धारा 144 लागू है और जालौरी गेट के अलावा 10 दूसरे थानों में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। एडीजी के मुताबिक आज रात 12 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा और इस दौरान दूध, दवाई और जरूरी सेवाओं की आपूर्ति जारी रहेगी। वहीं बोर्ड स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड दिखाकर परीक्षा देने की परमिशन मिलेगी। बता दें कि जोधपुर हिंसा मामले में अब तक 11 केस दर्ज हो चुके हैं। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 97 से ज्यादा लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जालौरी गेट पर क्या हुआ था उस चौक पर, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। दरअसल देर रात को आज से 2 दिन पहले 2 समुदायों में झड़प हो गई थी झंडा फहराने को लेकर। उसके बाद वहां पर ईंट पत्थर भी चले थे। पुलिस पहुंची तो आंसू गैस के गोले भी दागे और वहां पर भीड़ को तितर बितर किया। लेकिन सुबह जब कल की नमाज वहां पर अदा की गई, पढ़ी गई, तो उसके बाद फिर से हिंसक झड़प देखने को मिली। उसके बाद दोनों समुदाय आमने सामने हो गए और उसके बाद के हालात तो आपको पता है कि वहां पर धारा 144 लागू है, इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है। जोधपुर में हिंसा के बाद प्रशासन ने पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। आज रात तक पूरे इलाके में कर्फ्यू लागू रहेगा। सोमवार की रात 2 समुदायों में चौराहे पर झंडा लगाने को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद यहां हिंसा भड़क गई। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान पुलिस कर्मियों पर उपद्रवियों ने पथराव भी किया, जिसमें एक एसएचओ, 2 कांस्टेबल, 4 पत्रकार घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी और फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। और अब आपको दिखाते हैं जोधपुर की जालौरी गेट का वो इलाका जहां हिंसा हुई थी और वो कर्फ्यू की दूसरी रात कैसे गुजरी है। न्यूज़ 24 संवाददाता केजे श्रीवत्सन की इस रिपोर्ट में आप देखिएगा। देखिए, इस वक्त रात के करीब 12 बज चुके हैं। मैं उसी बाल मुकुंद बिस्सा चौराहे पर खड़ा हूं जो कि जालौरी गेट पर स्थित है। यहाँ पर 24 घंटे पहले ही प्रदर्शनकारियों ने जमकर हुद्दड़न मचाया था। इस चौराहे पर केवल झंडे को लगाने और उतारने को लेकर बवाल मचा था, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले चलाने पड़े थे और बाद में कर्फ्यू तक की स्थिति अब जोधपुर के कई इलाकों में आ गई। लेकिन अब 24 घंटे बाद यदि देखा जाए तो स्थिति काफी हद तक पुलिस के अनुसार नियंत्रण में है। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी ओर से एक हाई लेवल मंत्रियों की कमेटी को यहां भेजा। उस कमेटी ने सभी इलाकों का दौरा किया, पीड़ित लोगों से मुलाकात की, बातचीत की और उसके बाद अपनी रिपोर्ट अब मुख्यमंत्री को देगी। उसमें जोधपुर के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, एसीएस होम अभय कुमार सहित तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। अब पुलिस की गाड़ियां इस पूरे इलाके में गश्त लगा रही है, क्योंकि जानती है कि जिस तरह की घटना 24 घंटे पहले जोधपुर के इस इलाके में हुई थी, यहाँ से शुरू हुई थी और उसके बाद जोधपुर के तमाम ये बड़े इलाकों में तक पहुँच गई थी, जिसके बाद कर्फ्यू लगाने की नौबत आई थी। उस घटना से सबक ले लिया है अब जोधपुर पुलिस ने और अब सुरक्षा के यहाँ पर रात को भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन दिनेश कुमावत और जोधपुर में लोकेश व्यास के साथ श्रीवत्सन, जोधपुर, न्यूज़ 24। जोधपुर हिंसा को लेकर राजस्थान पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह घुमरिया ने जानकारी दी है कि मामले में अब तक 97 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 11 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी।
जैसे जैसे क्लियरिटी होती जा रही है, 50 से ज़्यादा लोगों का आइडेंटिफिकेशन हो गया, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं अभी, बाकी की आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, डिटेन किए हुए हैं काफ़ी लोग, तो रात भर कार्रवाई चलेगी, बाकी आप संख्या बढ़ेगी इनमें से काफ़ी। एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। तेजस 24 में जोधपुर हिंसा को लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। ये देखिए, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का गहलोत सरकार पर हमला हुआ है। एक बार फिर से उन्होंने हमला बोला है गहलोत सरकार पर। सीएम अशोक गहलोत को वो निशाने पर लिए हुए हैं। वहीं पर उन्होंने वसुंधरा राजे ने ये कहा है कि हिंसा कांग्रेस की तुष्टीकरण की संस्कृति का नतीजा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार चेते और तुष्टीकरण की नीति से बाज आए। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर कोई घटना घटे और उस पर राजनीति ना हो। अब देखिए, पूर्व सीएम ने अशोक गहलोत पर हमला बोला है, कहा कि तुष्टीकरण की संस्कृति का ये नतीजा है। उन्होंने कहा कि इनको तुरंत रोकें और बाज आएं। जोधपुर हिंसा को लेकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का गहलोत सरकार पर यह हमला और अन्य नेता भी इसको लेकर तरह तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसके लिए गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे गहलोत सरकार पर लगातार हमले कर रही हैं और उन्होंने इसे तुष्टीकरण की राजनीति भी करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसको तुरंत रोके जाना चाहिए। कल जो कुछ हुआ उस पर अशोक गहलोत का भी ट्वीट आया था, उन्होंने कड़ी निंदा की थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि इस पर सख्त एक्शन भी होगा, जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। हिंसा को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये मजहबी उन्माद कांग्रेस की तुष्टीकरण संस्कृति का नतीजा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चेते और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज आए। इस हिंसा के बाद फिर से बीजेपी को गहलोत सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। बता दें कि सोमवार की रात 2 गुट झंडा फहराने को लेकर आपस में भिड़ गए थे। हिंसा के बाद पूरे इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जोधपुर में हिंसा के दौरान इंसानियत भी देखने को मिली, जहां एक 8 साल की बच्ची पर कुछ लोग हमला करने आए, जिसको अजय पुरोहित नाम के एक शख्स ने बचा लिया। अजय पुरोहित का कहना है कि हिंसा करने वाले बाहर के नहीं बल्कि यहीं के थे। ये जो निकले थे वो पहले निकले थे यहाँ से, पहले ये नमाज पढ़ के निकले थे, फिर ये वापस आए एक साथ होके। ये यहीं के हैं, बाहर के नहीं थे। जोधपुर में हिंसा को लेकर सूरसागर से बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास ने चेतावनी दी है कि अगर गहलोत सरकार दोषियों पर कार्रवाई नहीं करती तो वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आज जोधपुर में धरना देंगी। हिसाब कराएंगे, जिसने ऐसा किया है उनको गिरफ्तार भी करवाएंगे और ऐसा हुआ है तो उसको मुआवजे की भी सरकार से मांग करेंगे। देखो, यही बात है ना, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और आज कल सुबह तक कुछ नहीं किया तो हम जालोरी गेट पे धरना देने के लिए भी। राजस्थान की गृह मंत्री राजेंद्र यादव ने जोधपुर पहुंचकर हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा किया। उन्होंने कहा कि जो घटना हुई वो शर्मनाक है। साथ ही कहा कि अगर प्रशासन की ओर से कोई कमी पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था बने, अमन चैन आए, उसके बाद एडीजी हेडक्वार्टर यहाँ है, जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें कोई कमी निकलेगी उसके खिलाफ कार्रवाई करें। टोटल कितने लोग? आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राज ठाकरे के लाउड स्पीकर अल्टीमेटम का मुद्दा। अब आप देखिए अल्टीमेटम का ये मामला कितना लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लगातार दिखा भी रहे हैं कि मस्जिद में जिस वक्त अजान हो रही थी ठीक उसी समय मस्जिद के सामने वाली छत पर एमएनएस के कई कार्यकर्ता मौजूद थे और उन्होंने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया है दोगुनी आवाज में। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कर्नाटक के बाद अब बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तेजस 24 में 5 मई से 2 दिन के बंगाल दौरे पर जाएंगे अमित शाह। इस दौरान शाह बीजेपी के कई कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत करेंगे, भाग लेंगे। और साथ ही आपको यह भी बता दें, बड़ी खबर आ रही है इसी बीच कि पार्टी पदाधिकारियों के साथ उनकी मैराथन बैठकों का दौर भी चलेगा। 2 दिन का पश्चिम बंगाल का दौरा गृह मंत्री अमित शाह का। कल से बंगाल दौरे पर अमित शाह तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं। अब बारी है पश्चिम बंगाल की, जहां पर बीजेपी के कई कार्यक्रम हैं, उनमें शिरकत करेंगे। साथ ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक भी होने जा रही है।
और ये 2 दिन का, क्योंकि आप देख रहे हैं बीजेपी और टीएमसी आमने सामने रहते हैं कई मुद्दों को लेकर। और विधानसभा चुनाव के दौरान तो आपने देखा था कि सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने हर संभव कोशिश की थी। अब विपक्ष में है बीजेपी, तो वहां पर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका भी निभा रही है। ममता सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मजबूत होना है, कई कार्यक्रम तो हैं, लेकिन पार्टी पदाधिकारियों के साथ जो बैठक है वो महत्वपूर्ण है गृह मंत्री अमित शाह की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 मई से 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर रहेंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में बीजेपी की हुई हार के बाद शाह का ये पहला दौरा है। शाह 2 दिनों में पार्टी के आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। शाह सिलीगुड़ी के रेलवे इंस्टीट्यूट मैदान में हिंसा युक्त राजनीति और भयमुक्त बंगाल के निर्माण के लिए विजय संकल्प समावेश को संबोधित करेंगे। 6 मई को शाह कोलकाता में पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कर्नाटक के बंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का मंगलवार को समापन हो गया। समापन समारोह को केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री बासवराव बोम्मई ने संबोधित किया। खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जब जब हार को कबूल करने की क्षमता आ जाती है तब जीतने का जुनून पैदा होता है। शाह ने कहा, जो खेलता नहीं वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होता। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के सफल आयोजन पर खुशी जताई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूनिवर्सिटी गेम का दूसरा संस्करण पूरी तरह सफल रहा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में देश भर के 208 विश्वविद्यालयों के लगभग 3800 खिलाड़ियों ने शिरकत की। समापन समारोह पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार दमखम और खेल भावना का परिचय दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज असम दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति बीटीआर के तामुलपुर में बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक समारोह के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। बीएसएस के अध्यक्ष टोरिन बोरो ने रविवार को कहा, ये एक ऐतिहासिक अवसर होगा क्योंकि भारत का कोई भी राष्ट्रपति कभी भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी भी भाषा के साहित्यिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ है। भारतीय जनसंचार संस्थान में आज से फिल्म महोत्सव का आगाज होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। IIMC फिल्म फेस्टिवल में अपने जमाने के मशहूर अभिनेत्री, पद्म पुरस्कार से सम्मानित शर्मिला टैगोर और कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री भी शामिल होंगे। IIMC के नई दिल्ली कैंपस में आयोजित होने वाले इस फेस्टिवल की थीम स्पिरिट ऑफ इंडिया रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर अहम सुनवाई होगी। झारखंड में पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई सोमवार स्थगित हो गई थी। शीर्ष अदालत ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तिथि निर्धारित की है। याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बगैर पंचायत चुनाव करवाना चाहती है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने सूबे के राज्यपाल से भगवंत मान सरकार और दिल्ली सरकार के बीच समझौते को रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मंगलवार को राजभवन में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने 2 अहम मुद्दों पर राज्यपाल को 2 ज्ञापन सौंपे। पंजाब के भगवंत मान सरकार ने दाल, मक्का और बाजरा किसानों को भी MSP देने का फैसला किया है। मंगलवार को अपने पैतृक गांव संगरूर के सतोज पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भूजल के गिरते स्तर को रोकने के लिए DSR अभियान की शुरुआत की। सीएम ने धान बुआई के लिए किसानों से इस तकनीक को ज्यादा से ज्यादा अपनाने की अपील की। सीएम मान ने कहा कि झारखंड में राज्य को आवंटित खदानों से फिर कोयले का खनन शुरू होगा। आज तेजस 24 में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।